अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों, केसीआर को पहचानो। पिछले 4 साल से ये मैं कहते आ रहा हूँ और आप लोगों ने केसीआर साहब को पहचान कर प्रगति भवन से फार्म हाउस भिजा दिया। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। 2023 के तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में केसीआर साहब की हार के बाद जिस तरह से बीआरएस का ग्राफ काफ़ी नीचे गिर चुका और दिन ब दिन कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए केसीआर साहब ने अभी आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए एक तेलंगाना में सर्वे करवाया। उस सर्वे में उनको ये रिपोर्ट दी गई कि ये 2024 का लोकसभा इलेक्शन, एमपी इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और सेकुलरिज्म वर्सेस हिंदुत्व और स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। आप इस इलेक्शन से बाहर हो चुके। जब उनको ये रिपोर्ट दी गई तो केसीआर साहब अपने सारे एमपी कैंडिडेट्स को बुलाकर एक मीटिंग की और कहा कि हमारी हुकूमत तेलंगाना में ख़त्म होने के बाद हमारे जो बीआरएस के लीडर्स, सारे लीडर्स कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं, इस वजह से हमारा ग्राफ काफ़ी नीचे गिर चुका और हम तेलंगाना के 17 सीटों पर हम 3rd पोजीशन पर आ चुके। लिहाजा हमारे पास इस और कांग्रेस बहुत आगे बढ़ते जा रही है, तो इस कांग्रेस के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही प्लान है कि हमें चाहिए, ये केसीआर साहब का उनके कैंडिडेट से कहना था कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्लान है कि हमें चाहिए कि तेलंगाना के जो करीब 15% माइनॉरिटी वोट्स है जो कि वन साइडेड कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, इसको अगर हम डिवाइड कर दे, इसको अगर हम रोकने में कामयाब हो गए तो हम बहुत आसानी से कांग्रेस को रोक देंगे और इससे होगा ये कि बीजेपी आगे निकल जाएगी। तो इसी प्लानिंग के तहत आपको देखने में आएगा कि बीआरएस के कई लीडर्स आपके इलाकों में ज़्यादातर फोकस करेंगे, आपके आके आपके क्या क्या डिमांड्स है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और केटीआर साहब भी इसी प्लानिंग के तहत काम अपना अंजाम दे रहे हैं। मैंने केटीआर साहब के पिछले 20 दिन का सोशल मीडिया चेक किया हूं, उनका ट्विटर और उनका फेसबुक अकाउंट, तो पिछले 20 दिन में केटीआर साहब के कुछ 10 करीब ऐसे 10 प्रोग्राम्स है जिस पे ज़्यादातर फोकस उनका माइनॉरिटी प्रोग्रामों पर ही रहा। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि 14 जनवरी को संक्रांति की फेस्टिवल था और 8 मार्च को शिवरात्रि थी और 25 मार्च को होली थी और 9 अप्रैल को उगादी की 4 बड़े फेस्टिवल्स थे। मगर इन 4 बड़े फेस्टिवल्स में केटीआर साहब ने ना तो किसी बीआरएस के लीडरों के घर गए और ना ही तो कोई बीआरएस के लीडर्स इनके घर आके इनसे मुलाकात की फेस्टिवल के दिन। मेरी नज़रों से तो इनका ऐसा कोई फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह कुछ भी नहीं गुजरा। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि 11 अप्रैल को जो रमज़ान की ईद थी, उस दिन केटीआर साहब बीआरएस के मुस्लिम लीडरों के घर आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके घरों में बैठ के बिरयानी खाते हैं और हमदर्दी मुसलमानों से जताने की कोशिश करते हैं। जबकि 10 साल जब ये हुकूमत में थे तो इनको मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं थी, अब इनको मुसलमानों से हमदर्दी आ रही है। तो ये केटीआर साहब की बीआरएस की एक प्लानिंग है मुसलमानों के वोट को डिवाइड करने की। इस वजह से खुदारा ये इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं है कि 1000-2000 रुपये दे के लेके वोट देने करने का या बिरयानी खा के वोट देने का। ये इलेक्शन हमारे मुल्क को बचाने का, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, डेमोक्रेसी को बचाने का इलेक्शन है। इसीलिए ये इलेक्शन में ये बीआरएस एक प्लानिंग के तहत काम कर रही है कि किसी भी सूरत में मुस्लिम वोटों में से, माइनॉरिटी वोट में से 40-30% हम अगर कट करने में कामयाब हो गए, अगर हम ये वोट ले ले तो बीजेपी बहुत आसानी से आगे निकलेगी और कांग्रेस को हम रोकने में कामयाब होंगे। तो इस बीआरएस के प्लानिंग में खुदारा मत आइए, मुत्तहिद होकर कांग्रेस के फेवर में काम कीजिए। और अगर ये इलेक्शन में बीआरएस पार्टी अगर सीरियस इलेक्शन लड़ती तो जैसा कि पेद्दापल्ली से कोपला ईश्वर साहब जो कि एमएलए हार गए, उनको एमपी वहाँ का टिकट दिया गया। सिकंदराबाद से पद्माराव साहब को जो कि एमएलए है, उनको एमपी का टिकट दिया गया। मगर कोई केसीआर साहब की फैमिली से कोई एमपी के लिए कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है। अगर इस इलेक्शन में केसीआर साहब सीरियस होते तो वो खुद किसी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते या केटीआर साहब को लड़ाते या हरीश राव साहब को लड़ाते, जबकि ये टीआरएस के बड़े लीडर्स है। मगर ये लोग घरों में बैठे हुए हैं और दूसरे लीडरों को इलेक्शन लड़ा के इनका मकसद ये है कि मुस्लिम वोटों को, माइनॉरिटी वोटों को डिवाइड करे और कांग्रेस को रोके और बीजेपी को आगे बढ़ाए। मगर आप लोग
को मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी को हराना या बीजेपी को रोकना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई आपको पहाड़ सर पे उठाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको चाहिए कि आपके इलाक़ों में, हमें चाहिए कि हमारे इलाक़ों से पोलिंग परसेंटेज अबाउट 90% करे और मुत्तहिद होकर वन साइड कांग्रेस के इंडिया अलायंस के फेवर में अगर हम वोट करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से बीजेपी को हरा देंगे। इस पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम आज से इलेक्शन तक हम ये एक मामूल बना ले, रूटीन बना ले कि हम जिस किसी से भी जहाँ कहीं पर भी मुलाकात कर रहे हैं, चाहे कोई फंक्शन में, शादी में या होटलों में या ऑफिस में या अपने बिजनेस पे, जहाँ कहीं पर भी अपने दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से, मिलने जुलने वालों से, जिस किसी से भी हम मुलाकात कर रहे हैं तो उनसे सलाम दुआ के बाद सेकंड अल्फाज उनको यही बोलिए कि देखिए इलेक्शन के दिन आपको और आपके फैमिली के सारे वोट पड़ना चाहिए। अगर हम इस तरह से एक दूसरे को नसीहत करते रहेंगे, ऐसा हम मामूल बना लेंगे, जैसा कि मैं खुद भी अपना मामूल बना लिया हूं, मैं जिस किसी से भी मिल रहा हूं उनको यही नसीहत कर रहा हूं सलाम दुआ के बाद कि देखिए आप और आपके घर के सारे वोट पड़ना चाहिए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। अगर ये हम मामूल बना लें तो बहुत ही आसानी से हमारा परसेंटेज बढ़ेगा। और अगर तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ अगर 90% पोलिंग करते हैं और कांग्रेस के फेवर में करते हैं तो ईज़िली बीजेपी का यहाँ से सफाया हो जाएगा। हम जहाँ कहीं पर भी महफिलों में बैठते हैं, बात करते हैं तो अरे बीजेपी को हराना है, हम दुआ कर रहे हैं, हम दुआ करने से, खाली दुआ करने से कुछ नहीं होता, दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आपका हक़ जो है वोट डालने का वो अदा करे, उसके साथ आप दुआ करें। खाली दुआ घर में बैठ के पोलिंग के दिन आप पोलिंग स्टेशन नहीं जाके अगर आप दुआ करते बैठेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप मुत्तहिद होके परसेंटेज बढ़ाइए, इंडिया अलायंस के फेवर में, कांग्रेस के फेवर में वोट दीजिए। अगर आप ये वोट दे दिए तो बहुत ही आसानी से बीजेपी का खात्मा होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।